नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी चार्ट संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 44 पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो आपका थ्योरी वन लाइनर दिया उसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले आपका यहाँ पर टॉपिक जो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश अगरकर, G सुब्रमण्यम अय्यर, M वी राघवाचारी, NG चांद्रवारकर, रहमतुल्ला M सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। तो कांग्रेस के भारतीय प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, दिनेश वाचा, गोपाल गणेश अगरकर, G सुब्रमण्यम अय्यर, M वीर राघवाचारी, NG चंद्रवारकर, रहमतुल्ला M सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रमुख कार्य था। तो कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस से पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। तो कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। तो लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर।
उसके बाद पढ़ेंगे बाद में सबको। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक मिनट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के एक अग्रणी नेता रहे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और वे 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे। अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। तो ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। तो ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए। जहां उन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दारिद्र्य अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए, आपके दादा भाई नौरोजी, और जहां इन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दारिद्र्य अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। 1888 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने की थी। तो 1888 के ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने किया था। ठीक है। 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1885 से लेकर 1905 सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से जाने जाते हैं। तो कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1885 से 1905 सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से जाने जाते हैं। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। तो इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। कांग्रेस ने विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्था बनाने की मांग उठाई। इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए। तो कांग्रेस ने विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई, और इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भी भर्ती किया जाए। ठीक है। सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की, ताकि योग्य भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। तो सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की, ताकि लोग भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। इन्होंने यह मांग भी की कि भू राजस्व में कमी की जाए तथा भारतीय उद्योग के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। तो इन्होंने यह मांग भी की कि भू राजस्व में कमी की जाए तथा भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च और
तथा भारतीय धन के विदेश में जाने का विरोध किया। तो इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च तथा भारतीय धन के विदेश में जाने का विरोध किया। भाषण एवं बोलने की आज़ादी, तो भाषण एवं बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार इत्यादि अन्य प्रमुख मांगे थी। ये सभी सरल मांगे थी। इस दौर के कांग्रेसी नेता भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। अब वे अंग्रेजी में शिक्षित थे और सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार कर लेगी। तो भाषण एवं बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार इत्यादि अन्य प्रमुख मांगे थी। ये सभी सरल मांगे थी। और इस दौरान के कांग्रेसी नेता भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। वे अंग्रेजी में शिक्षित थे और सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार कर लेगी। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका विश्वास था कि उनकी न्यायोचित मांगे पर सोचने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश होगी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांग पर ध्यान नहीं दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांग पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई, परंतु जल्द ही उन्होंने विरोधी रवैया अपना लिया। अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। तो अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय, तो 19वीं सदी के अंत में अंत से सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी। तो 19वीं सदी के अंत से सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी, जिससे सरकार विरोधी आंदोलन का उदय होने लगा था। ठीक है, आगे आपका है। तो बस यही है, यहीं तक आपका। एक मिनट, सॉरी, इधर भी है। ठीक है, तो कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय, तो 19वीं सदी के अंत से सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी, जिससे सरकार विरोधी आंदोलनों का उदय होने लगा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को घोषणा की। इसके लिए उसने फूट डाल और शासन करो की नीति अपनाई। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी था। तो लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की और इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में था। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल प्रमुख थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को अनरम कराकर उसकी आलोचना की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल लाल प्रमुख थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कराकर उसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया तथा उन्हें देश हित के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के लिए एक नए समूह का प्रवक्ता बना। तो जो आपके इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया तथा इन्हें देश हित के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के लिए नए समूह का प्रवक्ता बन गया। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सवों, गणेश पूजा एवं शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का भी उपयोग किया। तो इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सवों, गणेश पूजा एवं शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का भी उपयोग किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो थ्योरी था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है और कल हम अलग पार्ट देखेंगे इसका। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।